स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो स्कंदगुप्त ने जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने जो झील का निर्माण कराया, कौन सी, जो झील का निर्माण कराया वो टूट फूट गई थी, उसको दोबारा से रिपेयरिंग कराया। और पर्णदत्त के नेतृत्व में, उनके पर्णदत्त के नेतृत्व में हमें जानकारी मिलती है, पर्णदत्त के नेतृत्व में उनको कार्यभार सौंपा था स्कंदगुप्त ने कि आप इसकी देखरेख में इस झील का दोबारा से रिपेयरिंग करें। तो इससे हमें यह साक्ष्य मिलते हैं कि इनका शासन यूपी से लेके गुजरात तक, गुजरात से लेके दक्षिण भारत तक था। जो विशाखदत्त की पुस्तक में ईश्वर रूप से हमें जानकारी प्राप्त होती, और वही जानकारी हमें समुद्रगुप्त के पुराणों में भी जानकारी मिलती है कि इनकी घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। तो देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। और समुद्रगुप्त से ही पता चलता है कि 12 उन्होंने आर्यव्रत मतलब उत्तर भारत को जीता तथा दक्षिणाव्रत की जो 12 राज्यों से टैक्स लेते थे वह स्पष्ट रूप से सही प्रतीत हमें होता है। और जानकारी हम देखें तो जूनागढ़ अभिलेख से हुंडों के आक्रमण की हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख से किसकी, हुंडों, और कहा जाता है हुंडों के आक्रमण को इन्होंने ही पूर्ण रूप से दाम दिया, मतलब समाप्त किया। किसने, स्कंदगुप्त ने। इसके रूप में हमें स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। तथा इसके बाद हम देखें तो जो गुप्त वंश था छोटे छोटे सामंतवादों में टूटता चला गया। एक छोटी सी बीच में हमें एक जानकारी और प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है तो भानुगुप्त, जो भानुगुप्त हैं इनका एक हमें अभिलेख मिलता है, एरा अभिलेख। कौन सा, इसमें हमें सती प्रथा की जानकारी प्राप्त कि इस समय सती प्रथा का प्रचलन था और 510 ईसा पूर्व था। कौन सी, 510 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। कौन सा, 510 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। तथा सती प्रथा उस समय प्रचलन में था, इसकी हमें स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हमें सबसे अंत में विष्णुगुप्त मिलते हैं। कौन से, विष्णुगुप्त मिलते हैं। और कहा जाता है कि इन्होंने हुंडों पर आक्रमण किया, इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन हुंडों ने इन पर आक्रमण किया और विनाश का कारण बन गया। इन्होंने, हुंडों ने, और यह वंश धीरे धीरे खत्म होता चला गया। इस वंश के हमें इस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम लोग देखें तो यह धीरे चल के सामंतवादी व्यवस्था में बदल गया। और इसी से अगर हम पढ़ें तो पृष्ठभूति वंश या वर्धन वंश इससे ही टूटा, जिसके पुष्पभूति सामंत हुए। इन्हीं के वंशज राजश्री, हर्षवर्धन और राजश्री। अब लोग हम गुप्तकालीन व्यवस्था पढ़ लेते हैं, किस प्रकार यह गुप्तकालीन व्यवस्था बटी हुई थी। अगर हम लोग देखें तो इनकी भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी भाषा, संस्कृत। सीधी सी बात है, यह हिंदू को मानते तो हिंदू परंपरा में अगर हम लोग देखें तो हम लोग किसी भाषा को मानते तो हिंदुओं में देव भाषा मानते तो संस्कृत को मानते हैं।
तो इनकी भाषा कौन सी? संस्कृत थी। और इन्होंने कुछ देखा तो कुषाणों के सामंत थे, इनके कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। तो उस समय हम लोग देखें तो यह पढ़े लिखे भी थे, तो संस्कृत समझना कोई भारी बात तो थी नहीं उस समय, ठीक है। और ये कुषाणों के सामंत थे, तो कुषाण जैसे ही खत्म होते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी कौशाम्बी को बनाया। इसको कौशाम्बी, यूपी, यूपी की कौशाम्बी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार हमें देखने को प्राप्त होती। तथा इनकी अर्थव्यवस्था हम लोग देखें तो भू राजस्व थी, कृषि पे थी। कहा जाता है जो लोग टैक्स लेते थे 1/4 या 1/6, इस प्रकार यह लोग अपना टैक्स कलेक्ट करते थे। इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा यह नगद को हक क्या बोलते थे? जो नगद भू राजस्व था, अगर नगद दे रहे तो हक, अगर अनाज के रूप में दे रहे तो में, हक या में। इस प्रकार हमें देखने को प्राप्त होता था। जो सबसे बड़ी इकाई थी तो देश की थी, और देश का राजा था, मालिक राजा था। तथा न्याय की सर्वोच्च शक्ति राजा के पास थी, जिसके राजा के पास थी। और सबसे छोटे इकाई देखें तो गांव की थी, और जिसके अधीन ग्रामीण था, किसके? ग्राम के अधीन गांव था। इस प्रकार हमें जानकारी मिलती है। लेकिन अगर हम लोग आज के पद के हिसाब से देखें तो उस समय सबसे प्रमुख पद आमद का था, जो आज के टाइम पे डीएम के पद के बराबर। कौन सा? आमद के। तथा हम देखें फरयान के अनुसार, अगर इसको हम पढ़ने की कोशिश करें, फरयान के हिसाब से हम जाएं, तो इस समय हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है। फरयान ने अपनी पुस्तक में लिखा है फोक्यू में कि यहाँ पर छुआछूत बहुत थी, लोगों को जाति व्यवस्था में बहुत बांट के रखा था। तथा जाति व्यवस्था में तो बांट के रखा था, तथा जो निम्न जात के लोग थे उन्हें चंडाल कह के पुकारते थे। इस प्रकार हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तथा एक स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार तो था, लेकिन उच्च कोटियों, जो उच्च जाति की महिलाएं थी उनको, तथा जो दासियां थी उन्हें देवदासी होने का भी अधिकार था। जो स्त्रियां थी देवदासी, मतलब तुम राजा के यहाँ रहो, राजा के यहाँ खाओ पियो, राजा की यहाँ रहो, तुम्हें वेतन दिया जाए, तुम अपना वेतन घर पे भेज सकते हो, इतना अधिकार था। लेकिन तुम घर पे नहीं जा सकते, देवदासी ये थी। इस प्रकार में इस पर जानकारी प्राप्त होती है। तथा यहाँ पे हम और देखें तो बाल विवाह, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा की हमें जानकारी एनालिटिक्स से प्राप्त होती है, भानुगुप्त की। तथा वैश्यवृत्ति भी थी, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है विशाखदत्त की पुस्तक से। तथा जो महिलाएं, वैश्य महिलाएं थी, इस काम में लीन थी, उन्हें गणका तथा कटनी कह के पुकारा जाता था। गणका तथा कटनी कह के पुकारा जाता था। इसकी जानकारी हमें जानकारी मिलती है। तथा इस समय गुप्तों के समय गण तथा ज्योतिष का बोलबाला जाना था, क्योंकि धर्म हिंदू थे तो ज्योतिष का बोलबाला हिंदू में जाना है, तो इस प्रकार इनका बोलबाला जाता था। लेकिन गणित का भी अधिक खासा बोलबाला, इसका भी बोलबाला जाता। इस प्रकार हम लोग इसको बांट सकते हैं। और हम देखें तो अजंता की गुफाओं का निर्माण इसी काल में हुआ। जो अजंता की गुफाएं हैं, इसका निर्माण इसी काल में हुआ। तथा महाराष्ट्र में इन गुफाएं हैं, जो 29 गुफाएं हैं, उनमें से 16, 17 और 19 कौन सी अजंता की गुफाएं? 16, 17 और 19 गुफा इसी काल की, इसी काल की हमें प्राप्त होती है, नम्र की जो गुफाएं हैं। तथा जो गुफाएं हैं वो गुफाएं जैन
बौद्ध और हिंदू तीनों के लिए है। इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा मध्य प्रदेश का बाघ की गुफाएं, ये तो एमएच की हो गई, एम बाघ की गुफा, एमपी, ये गुफाएं भी इन्हीं के काल की हैं। किनकी? इन्हीं के काल की। तथा एक और हम देखें तो जो अफगानिस्तान में बामियान है, जो बामियान है वहाँ की जो बौद्ध भगवान की मूर्ति है वो गुप्त काल की ही है। जो हम देखें तो तालिबान ने, वो आतंकी जो तालिबान है उन्होंने उसको तोड़ के पूर्ण तरीका से नष्ट कर दिया। पूर्ण तरीका से तो नहीं किया, लेकिन उस पर गोली वगैरह चलाई तो कहीं कहीं टूट गई मूर्ति। तो तालिबान लोग अभी उसको तालिबान ने जो वहाँ की अभी प्रेजेंट टाइम की सरकार है उसको बनवा रही है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर है, पत्थर नहीं पर्वत है, पहाड़ को काट के उस मूर्ति का निर्माण करा है। आजकल के लोग तो उस पत्थर को काटने भी नहीं पाएंगे, लेकिन उनके तालिबानों ने उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि ये लोग बौद्ध को भी संरक्षण दिया थे। हिंदूवादी संस्कृत भाषा को मान्यता दिया, हिंदूवादी थे, लेकिन बौद्ध को भी इन्होंने संरक्षण दिया। तभी तो श्रीलंका के राजा ने एक अपने राजदूत को भेजते हैं और मंदिर निर्माण की बात करते हैं तो वो परमिशन भी देते हैं, हाँ ठीक है बना लो मंदिर। समुद्रगुप्त के समय एक बौद्ध भिक्षुक इनके संरक्षण में रहते थे और बामियान में इनके समय पे ही देखा तो मूर्ति निर्माण भी हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि यह एक धर्म को लेकर चलते थे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम हुंड पढ़ेंगे, हुंड के बाद वर्धन वंश, वर्धन वंश में कैसे राजश्री के पति को मारा जाता है, कैसे राजवर्धन बदला लेते कि कैसे राजवर्धन की हत्या की जाती और उसका बदला हर्षवर्धन लेते हैं। हर्षवर्धन कैसे दक्षिण भारत जाते हैं और हार का सामना करना पड़ता है, कैसे कन्नौज राजधानी बनती है, वो सब पे हम लोग कल विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। और हर्षवर्धन की कौन कौन सी पुस्तकें जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़ी हुई हैं उन सब पे हम आपसे कल की लेक्चर में चर्चा करेंगे। एक और चीज़ सुन लें, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की अगर हम लोग चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया पुष्यमित्र वैश्य के नेतृत्व में। ठीक है, उस समय के राज्यपाल थे गुजरात के। अशोक इन्होंने रिपेयरिंग कराई और तुसाय इनके राज्यपाल थे। रुद्रदामन जीर्णोद्धार कराया, मतलब रिपेयरिंग कराई, उसमें विशाख इनके राज्यपाल थे। इसके बाद स्कंदगुप्त इन्होंने जीर्णोद्धार कराया, पर्णदत्त इनके राज्यपाल थे। सुदर्शन झील गुजरात में है जो सूखा पड़ने के कारण इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, कल हम आपसे जो हमने आपको बताया हम वो सब शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल। जय।